हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अध्याय नंबर 5 का अपन को बी पार्ट पढ़ना है। एक्चुअल में इसके पार्ट बना दिए ताकि यहाँ से समझ आए कि कुछ और नया चालू होने वाला है इस चैप्टर में। कल आपने अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति आपके एक डाइपोल को आपने रखा तो थीटा डिग्री घुमाया तो कितना कार्य किया वो भी निकाला। और जैसे थीटा डिग्री पर जब रखा होता है तो उस पर एक बल युग्म लगता है हमेशा। तो थीटा डिग्री पर जब वो रखा था तो बल युग्म कितना लगता है, बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क कितना लगता है, तो वो भी आपने कल निकाला था। ठीक, यहाँ तक हो गया था। ये वाला पार्ट था जैसे अध्याय नंबर 1 में आपने पढ़ रखा था, बिल्कुल उसी की तरह था, है ना। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वहां पर आपने विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी थी। कहने का मतलब है वो सेम पार्ट था। पार्ट नंबर भी कुछ डिफरेंट मिलने वाला है, लेकिन अध्याय नंबर 5 में ही है। उसमें आपकी आज कल और शायद परसों, कल खत्म हो जाएगी अगली क्लास में। आप ये मानिए कि अगर नहीं हो पाएगी तो परसों ये चैप्टर आपका फिनिश अध्याय नंबर 6 चालू होगा। 6 में ज्यादा समय नहीं लगेगा बेटा, 6 आपका ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है। 6 में कुल 1 हफ्ते लगेगा या उससे कम समय, बात समझ से चलेगा। आज अपन को पढ़ना है चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, एक्सप्लेन चुंबकत्व का एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल समझाइए। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल समझाइए। बेटा इतना सरल है कि एक बार आप अगर इसको देख अकेला लो, अपने मन से आज से 5 साल बाद भी लिख सकते हो, इतना सरल है। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल समझाइए। बेटा देखो, सामान्य रूप से अगर किसी बच्चे से अपन कहें कि भैया इस लोहे की रॉड को एक चुंबक के पास ले जाओ, ठीक, तो जो सामान्य बच्चा है, जो ज्यादा साइंस में नॉलेज नहीं लेता है, जैसे कि आप ये मान के चलो बहुत सारे लोगों के माता पिता, है ना, या फिर आपके पड़ोस में खेलते हुए छोटी क्लास के बच्चे, वो ज्यादा नॉलेज नहीं लेते, तो उनको सामान्य बातें, या आर्ट के जो स्टूडेंट होते हैं वो सामान्य रूप से, देखो अपन तो ये कहें उनको वो चीज पढ़ाई नहीं जाती, तो वो ऊपर की चीजों को ही देखा करते कि भाई ये लोहे की रॉड सर इस चुंबक में चिपक जाएगी, बस इतना ही। लेकिन जैसे ही अपन एक तांबे ले जाएं तो वो नहीं चिपकता इसमें, तो वो बता नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्यों ऐसा। चलो ठीक है, अब वो तो इतना एक्सप्लेनेशन दे पाएगा कि भाई चांदी या तांबा चिपकता नहीं है सर, सिल्वर कॉपर चिपकता नहीं है चुंबक में, तो नहीं चिपका, और ये वाला चिपकता है तो ये चिपक गया। या ज्यादा है तो ये बता पाएगा कि भाई एक अनुचुंबकीय, एक प्रतिचुंबकीय है, एक लोह चुंबकीय है ना, तो लोहा लोह चुंबकीय इसलिए चिपक गया। या फिर तांबा क्या है, या फिर चांदी क्या है, या पानी क्यों नहीं चिपकता। तो इसके लिए बताने के लिए देखो बेटा, अगर अंदर की संरचना को जानना होगा, इन पदार्थों की, चुंबकीय पदार्थों की अंदर की संरचना को जानना होगा, तो परमाणुवीय मॉडल के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण कर देंगे अपन। फिर पार्थिव चुंबकत्व यानी कि आपको मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ पढ़नी है, तो मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी भी आपका एक चुंबक है, तो उसकी सारी डेफिनेशन, और उसमें से एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है जो पिछली साल आ चुका है अभी फिजिक्स में, हर बार वो रिपीट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इस अध्याय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक व्यंजक बचता है, वो आपको पार्थिव चुंबकत्व में करवाएंगे, दिखेगा। तो यहाँ परमाणुवीय मॉडल सबसे पहले पढ़ोगे, फिर परमाणुवीय मॉडल के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ बांट दोगे। 3 प्रकार के पदार्थों में दुनिया की हर एक चीज आ जाएगी, लकड़ी से लेकर, पेन से लेकर, प्लास्टिक से लेकर, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सब कुछ आ जाएगा बेटा उसमें। आप कोई भी मटेरियल उठा के उन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। परमाणुवीय मॉडल के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। फिर ये बताएंगे कि आखिर ये ऐसे बने क्यों,
आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं बिहेवियर प्रदर्शित, इसके बारे में जानेंगे क के आधार पर, परमाणु मॉडल के आधार पर। तो सबसे अच्छी बात है कि आज के बाद अपन हर एक पदार्थ में जान जाएंगे कि ये चुंबक की ओर आकर्षित क्यों नहीं होता, या होता है तो क्यों होता है, इसके पास अंदर इसके क्या संरचना रही होगी। इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की बेटा। जब उनकी कई सालों की मेहनत के फलस्वरूप वो ऐसी थ्योरी लेकर आते हैं और एक एक चीज को बारीकी से जानते हैं और अपन बुक में पढ़ के वो नॉलेज लेते हैं, तो सेम वही नॉलेज आज अपन को मिलने वाला है कि परमाणु मॉडल पढ़ेंगे सर मैग्नेटिज्म का, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो बेटा ये चुंबकत्व है या दुनिया की कोई और भी पदार्थ हो या हमारी बॉडी का कोई एटम हो, आप कोई भी ले लो, इस बोर्ड का कोई एटम ले लो, इस पेन का कोई एटम ले लो, एटम की संरचना तो सेम होती है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बेटा, नाभिक होता है, और बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बाहर कक्षाएं होती हैं। ये बाहर इसकी विभिन्न क्या होती हैं बेटा, कक्षाएं होती हैं, और सबसे अंदर ये क्या होता है बेटा, ये होता है इसका न्यूक्लियस, नाभिक होता है। इसके अंदर इसका क्या होता है, ये नाभिक है ना। नाभिक बहुत छोटा होता है, 10 के ऊपर ऋण 14 की घात मीटर की रेडियस होती है बेटा इसकी, 10 के ऊपर ऋण 14 की घात मीटर की रेडियस। ये बहुत छोटी संख्या है, क्योंकि 1 के बटे में 10 के ऊपर 14 करोगे, फिर 1 में भाग दोगे तो 0.000 ऐसे 14 बार, फिर 1 आएगा, तो बहुत छोटी संख्या हो जाती है। ये क्या कहलाता है, नाभिक। अच्छे से समझ। अब बेटा नाभिक के चारों ओर, अच्छा नाभिक में कौन कौन रहता है, तो नाभिक में 2 चीजें रहती हैं, प्रोटॉन रहते हैं और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो कुल मिला के नाभिक धनावेशित होता है। कुल मिला के नाभिक कैसा होता है, धनावेशित, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर धन, इस पर कोई नहीं, तो कुल मिला के आवेश कौन सा मिला, धन, इसलिए नाभिक कैसा होता है, धनावेशित। और इसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में बेटा इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। सो मैंने इलेक्ट्रॉन भी बना दिया ऐसे, बात समझ रहे कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बना दिए। सबसे ज्यादा कौन खिंचा होता है नाभिक से, ये जानते हो, लेकिन हम थ्योरी को गलत दिशा में मूव नहीं करना चाह रहे कि आपको जो चीज़ समझाने उससे भटक के कुछ और पे पहुंच जाए। तो आप अभी तो इतना देखो सर, ये एटॉमिक मॉडल चुंबकत्व के परमाणु मॉडल को समझ रहे हैं, तो अपन ने देखा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, प्रत्येक पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और उसके केंद्र में एक नाभिक होता है, और उसके केंद्र में, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्र में एक नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तथा इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तथा इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अलग अलग ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं, और अलग अलग ऑर्बिट में जब ये घूमते हैं तो वो एक निश्चित ऑर्बिट होती है बेटा, इधर से जाएगा तो हर बार इसी में से जाएगा, एक निश्चित ऑर्बिट होती है, एक डेफिनेट ऑर्बिट होती है, जिसमें ये मूव करते हैं, मोशन करते हैं, और इसलिए इसका नाम होता है ऑर्बिटल मोशन। क्या नाम होता है बेटा, ऑर्बिटल मोशन। तो देखिएगा ये वाले जो इस कक्षा में घूम रहा होगा सबसे बाहर वाली में, तो ये वाली गति क्या कहलाई बेटा, ऑर्बिटल मोशन। ये ऑर्बिटल मोशन का ऐसे एक साइन बना देंगे, ये हो गई बेटा ऑर्बिटल मोशन। कक्षीय गति, कक्षीय गति, डेफिनेट ऑर्बिट में जो मोशन कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन। ध्यान दीजिएगा, कक्षीय गति बेटा, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आएगी बढ़िया से, कक्षीय गति है ना। एक और नाम है इसका, कक्षीय नहीं बोलना तो परिक्रमण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति है ना।
अब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण गति या कक्षीय गति कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसा घूम रहा है, जैसे पृथ्वी केवल सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही, वो अपनी अक्ष पर खुद भी घूम रही है, जिससे दिन और रात होते हैं, जानते हो ना। वो केवल सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही ऐसे ऐसे घूम के, वो सूर्य का अकेला चक्कर नहीं लगा रही, वो अपने अक्ष पर भी घूम रही। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी बेटा उसी को फॉलो करते हैं, ये अपनी अक्ष पर, यानी कि आपको लगता है कि ये पदार्थ रखा हुआ है, ये पदार्थ रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर तो कुछ कमाल की संरचना बन रही होगी। इसके अंदर परमाणु होंगे और परमाणु के अंदर देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे होंगे, चक्कर, यानी कुछ तो इनके अंदर घूम रहा है, जिसके कारण इनमें गुण आ जाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं, अच्छे से समझना बारीकी से। अब ये इलेक्ट्रॉन अब जब कक्षा में घूमते हैं तो वो कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन या परिक्रमण गति कहलाती है, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही दूरी पर चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही अक्ष पर घूमते हैं, देखो तो यहाँ ऐसे चिन्ह बना देते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। तो इसे इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति कहते हैं बेटा, घूर्णन गति या स्पिन मोशन। घूर्णन या चक्रण गति, इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्पिन मोशन। कौन सा मोशन कहलाता है, स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन ये स्पिन मोशन करते हैं, बात समझ रहे कि नहीं। और इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये क्या कहलाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चित्र का नाम लिख देना। चित्र का नाम क्या आ जाएगा, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, है ना। ध्यान रखना बेटा, कल के नोट्स की भी शायद पीडीएफ भेजी जा सकती है, लेकिन आज के जो आपके ये बन रहे हैं यहाँ की पूरी पीडीएफ भेजेंगे बेटा। इसका रिस्पॉन्स देना कि सर चुंबकत्व का परमाणु मॉडल हमें याद हो गया है। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्योंकि कठिन नहीं है बेटा। पहले देखना, सबसे पहले चित्र बनाना, चित्र में नाभिक बना देना, बाह्य कक्षाओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन बना देना। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कक्षा में तो वो कक्षीय गति या परिक्रमण गति होगी, परिक्रमा कर रहे हैं नाभिक की, बात समझ रहे कि नहीं। और घूर्णन क्या होती है, स्पिन मोशन क्या होता है, अपनी अक्ष पर ऐसे ऐसे खुद घूम रहे हैं, यानी कि देखो ये वाला है, जैसे ये है तो ये अपनी अक्ष पर भी देखो बेटा ऐसे मूव हो रहा है, अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है, और साथ साथ में ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो बीच में नाभिक है उसका भी चक्कर लगा रहा है, बात समझ रहे कि नहीं। ये जो नाभिक है इसका भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है और अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है। देखो ये खुद अपनी अक्ष पर भी ऐसे मोशन करेगा और साथ साथ में बेटा काय का चक्कर लगाएगा, नाभिक का भी चक्कर लगाएगा। तो अपनी अक्ष पर जो घूमता है वो स्पिन मोशन होता है, बात समझ आ रही कि नहीं। अपनी अक्ष पर जो घूमता है बेटा वो स्पिन मोशन होता है, और जब चारों ओर चक्कर लगाता है वो ऑर्बिटल मोशन होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे प्रत्येक पदार्थ, शुरुआत कहाँ से करेंगे, लिखेंगे प्रत्येक पदार्थ तो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, और परमाणु के केंद्र में उसका एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब भी एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति या परिक्रमण गति या फिर ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है, और जब वे अपनी ही धुरी पर घूमते हैं तो उसे कहा जाता है घूर्णन या स्पिन गति या मोशन, स्पिन मोशन कहा जाता है। तो घूर्णन या चक्रण गति या स्पिन मोशन कहा जाता है। बनेगा क्या बोलोगे, प्रत्येक पदार्थ कैसे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है जिस पर पूरे परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है। यहाँ दो चीजें हैं, पूरे परमाणु का द्रव्यमान भी इसी का अकेला द्रव्यमान,
जितना इसका द्रव्यमान उतना ही पूरे परमाणु का द्रव्यमान, मास इसका जितना टोटल होगा पूरे का उतना केवल काय का होगा, नाभिक। यानी कि इसका पूरा मास कहाँ केंद्रित है, कहाँ सेंट्रलाइज्ड है, न्यूक्लियस पर, और इसका पूरा का पूरा धनावेश भी कहाँ पर है, कहाँ सेंट्रलाइज्ड है, नाभिक पर। तो केवल इतना बोलना है कि प्रत्येक पदार्थ कैसे मिलकर बना है, परमाणुओं से या एटम से मिलकर बना है। मन में आएगा एटम से मिलकर बना है, एटम के केंद्र में या सेंटर में क्या होता है, उसका नाभिक होता है। नाभिक पर क्या क्या जिम्मेवारी है, पूरे परमाणु का, पूरे एटम का मास यानी कि द्रव्यमान, और पूरे परमाणु का धनावेश केंद्रित होता है। तो इस पर संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर बोलोगे इसकी बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति या परिक्रमण गति या ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है। फिर आगे बोलेंगे, और लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही दूरी पर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, अपनी ही धुरी पर घूमते हैं, अपनी ही दूरी पर घूमते हैं, तो उसे कौन सी इलेक्ट्रॉन की घूर्णन या चक्रण या स्पिन मोशन कहा जाता है, चक्रण गति या स्पिन मोशन कहा जाता है। यहां तक बनेगा। फिर से देखो, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में उसका नाभिक होता है, नाभिक पर पूरे परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है, और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में, एक डेफिनेट ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन या कक्षीय गति या परिक्रमण गति कहा जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही दूरी पर घूमते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉन की घूर्णन या चक्रण गति, अथवा क्या एक और नाम बताओ बेटा, घूर्णन या चक्रण या स्पिन मोशन कहा जाता है। याद आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, स्पिन मोशन। अब इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करें। अब ये चल रहा है परमाणु मॉडल, पैराग्राफ क्या करना बेटा, चेंज करना है ना। इसके बाद आपको लिखना है कि यह परिक्रमण और चक्रण गति करता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कौन सी गति कर रहा है, परिक्रमण की चक्रण आप कहोगे दोनों, ये वाला भी, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन परिक्रमण इधर भी घूम रहे हैं और अपनी दूरी पर भी घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे अपनी दूरी पर भी घूम रहे हैं। तो ध्यान रखना, यह परिक्रमण और चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटे धारा लूप या करंट लूप की भांति बिहेवियर करता है। आप कहोगे क्यों, मैंने पहले ही कहा था आपको आगे जब अपन पढ़ रहे थे कि बेटा ये करंट लूप बन जाता है, जब चार्ज ऐसे घूमेगा तो ये क्या बनेगा, करंट लूप, जिसका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव और निचला सिरा क्या हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऊपर। तो जब ऐसे जाता है तो ये उत्तरी बनता है, और जब ये इधर जाएगा, आप कहोगे ये चार्ज है क्या, बिल्कुल ये चार्ज ही तो है, आवेश ही तो है। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, आवेश भी कौन सा, ऋण आवेश। और जब आवेश घूमता है किसी छोटे पाथ में तो ध्यान रखिएगा वो क्या बन जाता है, धारा लूप या करंट लूप बन जाता है, जिसका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव और निचला सिरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो बोलेंगे यह परिक्रमण और चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटे धारा लूप, एक एलिमेंट्री करंट लूप, एक छोटे धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। और प्रत्येक धारा लूप अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। प्रत्येक धारा लूप अपने आप में क्या होता है बेटा, एक पूर्ण चुंबक होता है, प्रत्येक धारा लूप, है ना। अब प्रत्येक धारा लूप मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है, प्रत्येक धारा लूप, ये भी धारा लूप बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, सब के सब एक धारा लूप बनाएंगे। इस बात पर ज्यादा फोकस करना जो अब हम बोल रहे हैं कि ये धारा लूप बना लेंगे। आप कहोगे क्यों, ये क्यों बनाएगा धारा लूप, हम कहेंगे ये चक्रण भी कर रहा है, सॉरी ये चक्रण भी कर रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है, और जब ये घूमेगा तो ये पूरी पाथ को क्या बना देगा, एक छोटा एलिमेंट्री मैग्नेट बना देगा, एक छोटा चुंबक बना देगा। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्री में, प्रत्येक जो आपका धारा लूप है, करंट लूप है, अपने आप में एक होल एलिमेंट्री मैग्नेट होता है, एक छोटा दंड चुंबक होता है या एक छोटा चुंबक होता है। बात समझ रहे कि नहीं। और जिसका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव और निचला सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। और प्रत्येक लघु चुंबक का अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है, प्रत्येक लघु चुंबक का, यानी ये छोटे छोटे चुंबक बन जाएंगे और इनका अपना एक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसमें इसकी दो प्रकार की गति के कारण इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिला। सबको, इसको, ये देखो एक चुंबक बन गया, ये चुंबक बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये सब ये चुंबक बन जाएंगे बेटा। और जब चुंबक बन जाएंगे, या फिर हम कहें ये पाथ एक चुंबक बन गया, ये भी एक चुंबक बन गया, प्रत्येक धारा लूप अपने आप में क्या बन जाएगा, एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा, जिसमें इसकी
चक्रण गति या स्पिन मोशन का जो योगदान होता है वो 90% होता है काय में, इसके डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होने में, है ना। इसके चुंबकीय आघूर्ण में सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो हर एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। आपने खुद कहा कि ये अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, बात समझ रहे कि नहीं। ये प्रत्येक धारा लूप अपने आप में क्या होता है, पूर्ण चुंबक होता है। और प्रत्येक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसमें इसकी स्पिन मोशन या चक्रण गति का या घूर्णन गति का योगदान कितना होता है, खुद अपनी अक्ष पर जो घूमता है उससे कितना योगदान मिलता है, 90%। और 10% केवल कैसे मिलता है, परिक्रमण से या कक्षीय गति से। ऐसे बात समझ में आई। तो इसमें इसकी चक्रण गति, यही चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है। फिर से समझना बेटा बहुत अच्छे से। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में उसका एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिस पर परमाणु का पूरा द्रव्यमान यानी कि होल मास और होल पॉजिटिव चार्ज और पूरा धनावेश केंद्रित होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिस पर संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है। फिर लिखोगे इसकी बाह्य कक्षाओं में, इसकी सभी बाह्य कक्षाओं में या निश्चित कक्षाओं में, इसके नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, डेफिनेट ऑर्बिट में मूव होते हैं, मोशन करते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन या कक्षीय गति या परिक्रमण गति कहा जाता है, जिससे 10% योगदान मिलता है। चक्रण गति या कक्षीय गति या परिक्रमण कहा जाता है। फिर लिखेंगे साथ साथ में इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है, जिसे इलेक्ट्रॉन की घूर्णन या चक्रण गति या स्पिन मोशन कहा जाता है। बनेगा साथ साथ में अपनी जगह पर भी घूम रहा है, जिससे घूर्णन या चक्रण गति कहा जाता है। फिर लिखेंगे आगे कि यह परिक्रमण और चक्रण गति करता है इलेक्ट्रॉन। चाहे इस पे उंगली रख लो, चाहे इस पे आप किसी पर भी लग लो, ये दोनों गति कर रहे हैं, परिक्रमण भी कर रहे हैं और चक्रण भी कर रहे हैं। कहने का मतलब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों कर रहे हैं। तो यह स्पिन और ऑर्बिटल मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटे धारा लूप, एक एलिमेंट्री करंट लूप की भांति बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है। एक छोटे धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। काय की भांति, एक छोटे धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। और प्रत्येक धारा लूप, जो ये भी धारा लूप बनाएगा, ये भी प्रत्येक धारा लूप अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है बेटा। प्रत्येक धारा लूप अपने आप में क्या होता है, पूर्ण चुंबक होता है, और जिसका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव और निचला सिरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या इतना बोल पाओगे आप, क्या बोलोगे। यह परिक्रमण और चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है कि दोनों गति कर रहे हैं ना, परिक्रमण और चक्रण, परिक्रमण और चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटे धारा लूप की भांति या एक छोटे एलिमेंट्री करंट लूप की भांति कार्य करता है, जिसका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव और निचला सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। क्योंकि प्रत्येक धारा लूप अपने आप में क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। और इसके चुंबकीय आघूर्ण में, इसके चुंबकीय आघूर्ण में किसका योगदान ज्यादा होता है, चक्रण गति का योगदान सर्वाधिक यानी 90% लगभग, और परिक्रमण गति का योगदान कम, अपेक्षाकृत कम, लगभग 10% होता है। बस इतना बोलना है, यही चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है। बस इतना ही है बेटा चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, बन जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको बढ़िया तरीके से इसकी पीडीएफ भेजेंगे, आप इसको एक दो बार और रीड करिएगा, लिखते लिखते ही याद हो जाएगा बेटा। बस वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के मत देखो, पूरा वीडियो चलने दो आराम से, है ना। चलो अब आता है वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, है ना, काय के आधार पर, परमाणुीय मॉडल के आधार पर। देखिएगा इसके बाद होता है बेटा अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। तो परमाणुीय चुंबकीय पदार्थ का यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे तो आता है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर, काय के बेसिस पर, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म के बेसिस पर पदार्थ का वर्गीकरण करना है या अंतर स्पष्ट करना है। अनुचुंबकीय पदार्थ, दो चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को समझाइए, है ना। अनुचुंबकीय, तो यहाँ पर जो चुंबकीय पदार्थ रहे वो 3 प्रकार के बने, चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के बने।
चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के बने, अच्छे से देखना। सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ बना, उसका नाम रखा गया के आधार पर समझा रहा है ये चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर, है ना। चुंबकीय पदार्थ की जगह पदार्थों का, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चाहो तो ये अलग से लिख सकते हो, इसकी पीडीएफ नहीं भेजेंगे, इतने की बस की वर्गीकरण, बाकी एक्सप्लेनेशन सबकी भेजा गया है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण काय के आधार पर, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। अणु चुंबकीय पदार्थ, अणु चुंबकीय पदार्थ, है ना। इसका नाम इंग्लिश में रखा गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या रखा गया बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। दूसरा आया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अच्छा, इसमें प्लेटिनम वगैरह आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे अनुचुंबकीय में? प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, पैलेडियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब आ जाएंगे अनुचुंबकीय में, है ना। प्रतिचुंबकीय में लकड़ी वगैरह आ जाएंगी, जल आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, सोना आ जाएगा, पारा आ जाएगा, एल्कोहल, क्वार्ट्ज, ये सब आ जाएंगे। और लोह चुंबकीय यानी कि आप जानते ही हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो आ जाएंगे लोहा, निकल, कोबाल्ट, है ना, और गैडोलिनियम, ये सब आ जाएंगे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये तो कभी आकर्षित नहीं होते चुंबक से, इसका नाम है एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ एंटी मैग्नेटिक, या इसका एक और नाम रखा गया डायामैग्नेटिक। एंटी मैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा आ जाएगा अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, इसका नाम रखा गया क्या बेटा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या नाम रखा गया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया। काय के आधार पर? चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर। काय के बेसिस पर? एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म के बेसिस पर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरी है डायामैग्नेटिक या एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और अगला है लोह चुंबकीय पदार्थ। फिर मन में आया सर इनके नाम ऐसे ही क्यों है? इसका नाम ये नाम क्या है बेटा? जिनने डिस्कवर किया, अंदर की थ्योरी दी, उनने इनका वर्गीकरण करके नाम दिया, तो उनने अपने हिसाब से नाम दिया, जैसा काम वैसा ही इनके नाम रख दिए गए। अनुचुंबकीय पदार्थ देखेंगे, कुछ आकर्षित होते हैं चुंबक से। चुंबक से क्या होते हैं? कुछ आकर्षित होते हैं। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप ये मान के चलो कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों को ताकत के साथ रखा जाता है चुंबक को, तो ये थोड़े बहुत उसकी ओर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या समांतर हो जाती है ना। और ध्यान रखिएगा कि ये प्रबल चुंबक द्वारा हल्के आकर्षित होते हैं। जब
थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है तो हल्के आकर्षित होते हैं, लेकिन जे तो कभी आकर्षित होंगे ही नहीं, और जे थोड़े से में आकर्षित हो जाते हैं। तो अपने मन में एक सेपरेटली थ्योरी बना लो, अनुचुंबकीय मतलब थोड़ा बहुत आकर्षण होगा, ज्यादा नहीं। प्रतिचुंबकीय में कभी आकर्षित नहीं होंगे चुंबक से, कोई लेना देना है ना। जैसे तांबा कभी नहीं आकर्षित होगा, सोना कभी नहीं आकर्षित होगा, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्वेश्चन ये तक आ जाता है आपका विकल्प में कि तांबा एक खालिस्तान पदार्थ है ना। तो तांबा कैसा है भाई, कॉपर कैसा एक पदार्थ है, तो बताइए। कॉपर ब्लैंक स्पेस दे देंगे और लिख देंगे कि इज अ सब्सटेंस, है ना। कौन सा सब्सटेंस है, तो यहाँ पर लिखना होगा एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर तांबा आता है, खालिस्तान पदार्थ है, तो बीच में भरना होता है प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश वाले भरेंगे एंटी मैग्नेटिक, या उसकी जगह क्या भर सकते हैं, डायमैग्नेटिक, कुछ एक भर देंगे, या तो डायमैग्नेटिक या एंटी मैग्नेटिक। बात समझ रहे कि नहीं। कौन सा बेटा, तांबा। तांबा कभी आकर्षित नहीं होगा, सोना कभी आकर्षित नहीं होगा, प्लेटिनम लेकिन इसमें आ जाएगा, थोड़ा बहुत आकर्षित हो जाता है बड़े चुंबक से, तो वो अनुचुंबकीय में आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल जितने लिखवा देंगे उतने को बस याद कर लो कि सर ये कौन सा, अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय। सबसे ज्यादा आता है तो तांबा आता है, तांबा याद रखना, प्रतिचुंबकीय। लोह चुंबकीय के तो पता है, लोहा, निकल, कोबाल्ट। एक और याद कर लेना, गैडोलिनियम। तो कितने हो गए, 4। ये चुंबक से जल्दी से आकर्षित हो जाएंगे, ऐसे आप छुओगे चुंबक को, पास करोगे वो तुरंत आके उसमें चिपक जाएंगे। ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अब मैं एक एक को परमाणुीय मॉडल के आधार पर समझा रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर लिखिए या फिर ये कहें कि इनको समझाइए, बात वही है। बात समझ रहे कि नहीं। चलिए तो पहले पढ़ते हैं अपन अनुचुंबकीय पदार्थ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। छोटी छोटी सी थ्योरी है, फटाफट देखते जाओ बेटा। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं वो देखेगा। परमाणुीय मॉडल के आधार पर समझा रहे हैं। परमाणुीय मॉडल के आधार पर क्या क्या बेटा, परमाणुीय मॉडल के आधार पर पहला समझा रहे हैं कौन सा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ आ जाएगा बेटा, इसका नाम क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ समझ बस लेना, मन से लिख पाओगे। अनुचुंबकत्व का या पैरामैग्नेटिक जो नेचर है वो पदार्थों में उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, जिनके परमाणुओं की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम होती है। अर्थात परमाणु में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, और इन्हीं के कारण इस पदार्थ के परमाणुओं को एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाता है और वह लघु चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे परमाणुओं का जो परमाणुीय चुंबक कहते हैं, इसे परमाणुीय चुंबक में मिलकर बने पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, विषम होती है। अच्छे से देखें, अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये काम करिएगा, ये जो एटम बन रहा है ये अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बन रहा है, तो अंदर देखो, झांक के देखा गया। जब अंदर देखा गया कि भैया इस पर रिसर्च हुई कि आखिर इसका नेचर ऐसा क्यों है। पहले तो आकर्षित नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा चुंबक शक्तिशाली लाओगे तो थोड़ा बहुत आकर्षित कर लेता है। किसको, अनुचुंबकीय पदार्थ उनको आकर्षित कर लेता है। तो ये आखिर इनमें आ क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है इनके साथ ऐसा, तो ध्यान रखिएगा कि बेटा यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ में ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं। अच्छे से देखना,
और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कैसी होती है बेटा, विषम होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, विषम होती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, विषम होती है। अब इस कक्षा में देखना बेटा, ये कहें कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, कैसा देखिए, जैसे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। जब थ्योरी दी गई तो उस थ्योरी को ऐसे भांपा गया कि मान के चलिए यहाँ पर 5 हो गए, ये हमने यहाँ पर बना दिए, 3 3 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए। देखिएगा अच्छे से देखना, एक ही बार में क्लिक हो जाएगा, है ना। इस कक्षा में भी बना दिए 1 2 3 4 5। आप कहोगे सर आपने हर बार विषम ही लिए हैं। बिल्कुल बेटा विषम ही, इनकी सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो देखिएगा ये कैसे विषम होती है, सब विषम जोड़ेंगे तो विषम ही बनेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। इनकी कक्षाओं पर डिपेंड करता है कि हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, विषम होती है। देखिए अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जो मोशन कर रहा है, चक्रण कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है, मान के चलो कुछ ऐसे घूम रहे हैं, देखो इधर है, ये ऐसे घूम रहे हैं, और कुछ कैसे घूम रहे हैं, देखो एक ऐसे घूम रहा है और एक का मोशन देखना, ये दोनों है, एक ऐसे घूम रहा है और जबकि एक ऐसे घूम रहा है। एक की चाल ऐसी है और एक की चाल ऐसी है, कहने का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं। ये वाला जो रखा हुआ है ये ऐसे घूम रहा है और कुछ ऐसे घूम रहे हैं, तो ध्यान रखना एक का स्पिन ऐसे हो रहा है और एक का उल्टा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों जब चुंबकीय आघूर्ण बनाएंगे तो दोनों के चुंबकीय आघूर्ण, एक का धन में और एक का ऋण में, दोनों निरस्त हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चुंबकीय आघूर्ण के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं, केवल एक बच जाता है। ऐसे ये समय 7 है तो 3 को कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को, इसमें भी एक बच जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 4 के प्रभाव को, चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देंगे, निरस्त, केवल एक का चुंबकीय आघूर्ण बन जाएगा। तो जिसका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो अपने आप में एक छोटा धारा लूप बनता है। अब ये छोटा धारा लूप बनेगा, ये भी छोटा धारा लूप बनेगा और ये छोटा वाला धारा लूप बनेगा, यानी ये हल्के चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं बेटा, हल्के चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। इन्हें कहा गया अनुचुंबकीय पदार्थ। ये थोड़े बहुत आकर्षित होते हैं क्योंकि ये भी छोटे मोटे चुंबक बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है, अनुचुंबकत्व का गुण इसमें डैश करके लिखेंगे अपन कि अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, जिनके परमाणुीय कक्षाओं में या जिनके परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बेटा, विषम होती है। द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच एटम हैज its net magnitude movement and each atom behave like a elementary magnet। तो ध्यान रखना कि एक छोटा दंड चुंबक की भांति कार्य करते हैं, एक छोटे धारा लूप की भांति कार्य करते हैं। और छोटा धारा लूप अपने आप में क्या होता है बेटा, एक छोटा चुंबक होता है जिसका खुद का एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और वह लघु चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे क्या नाम दिया गया, परमाणुीय चुंबक, जिसे नाम दिया गया एटॉमिक मैग्नेट। क्या नाम दिया गया, एटॉमिक मैग्नेट या परमाणुीय चुंबक। तो ये एक परमाणुीय चुंबक, परमाणुीय चुंबक, तो ये अपने आप में एक परमाणुीय चुंबक की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों का नाम क्या रखा गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या अनुचुंबकीय पदार्थ। तो आपको क्या समझ में आया इसमें कि सर हर एक कक्षा में जैसे 3 होंगे तो एक के प्रभाव को क्या कर देगा, एक को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा जो किसी एक दिशा में घूमेगा, और जब घूमेगा चार्ज तो क्या बनेगा, धारा लूप बनेगा। धारा लूप बनेगा मतलब एलिमेंट्री मैग्नेट बनेगा। और सर एलिमेंट्री मैग्नेट का तो क्या होता है, एक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा तो इसका नाम ये चुंबक बन जाएगा, और चुंबक क्या कहलाएगा, परमाणुीय चुंबक या एटॉमिक मैग्नेट कहलाता है। ये बात समझ आ रही कि नहीं, जिसका खुद का एक स्थायी स्टेबल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखिएगा
कि अनुचुंबकत्व का गुण या पैरामैग्नेटिक नेचर उन पदार्थों में पाया जाता है जिनकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, विषम होती है। तो एक दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन, एक दिशा में स्पिन होने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में स्पिन होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। तो उस कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। ऐसा ही सभी कक्षाओं में होता है, जिससे ये सभी कक्षाएं एक छोटे धारा लूप की भांति क्या करने लगती हैं, कार्य करने लगती हैं, जिनका खुद का चुंबकीय आघूर्ण होता है बनेगा। और ये जिनका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव और निचला सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और जिसे क्या नाम दिया गया, परमाणुीय चुंबक नाम दिया गया। और ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बन जाएगा इतना। क्या लिखोगे, अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बेटा, विषम होती है। कैसी होती है, विषम। जिसके कारण एक दिशा में चक्रण करने वाले, स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में मौजूद दूसरी दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण को या डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं, जिससे उस कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। हर एक कक्षा में देखो, इस कक्षा में ये रह गया एक, इस कक्षा में ये वाला रह गया एक, इस कक्षा में ये वाला रह गया एक। कहने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में क्या रह जाता है बेटा, शेष रह जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है सभी कक्षाओं में, जिसके कारण वो कक्षा एक छोटे धारा लूप यानी कि एक एलिमेंट्री करंट लूप की भांति कार्य करने लगती है, बिहेवियर करने लगती है। और जिसका खुद का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो ऐसे चुंबक को परमाणुीय चुंबक नाम दिया गया या एटॉमिक मैग्नेट नाम दिया गया। तो ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। क्या आया समझ में इतना? चलिए साफ करते हैं बेटा इसको। अब देखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के बाद अगला आता है, छोटी छोटी लाइनों में समझाते जाना है इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ भेज देंगे इसकी। अगला आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा बेटा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। या एंटीमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखिएगा, इसमें क्या होता है बेटा, तो अनुचुंबकत्व की जगह क्या लिखोगे, प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है बेटा, इवन होती है ना। बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज लिखना है कि प्रति अनुचुंबकत्व की जगह बोल देना प्रतिचुंबकत्व या डायमैग्नेटिक नेचर केवल उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बेटा, जिनके परमाणुओं की, ये नाभिक हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। जैसे यहाँ पर कितने हो गए, 4 बना दिए। बात समझ आ रही कि नहीं? इधर पर हमने 6 बना दिए, 2 3 4 5 6, कहने का मतलब सम बनाना है। इधर हमने फिर 4 बना दिए, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर क्या होगा, जिसके कारण एक दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। फिर उस कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रह जाता। देखना, ये वाला इसको के चुंबकीय आघूर्ण को, डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देगा, ये वाला इसके डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देगा। तो कक्षाओं में एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रह जाता है, जिससे ये धारा लूप की भांति बिहेवियर या गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो लिखेंगे प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। बेटा इसकी जो पहली लाइन है वो सही लिख दी ना आपने, तो चेक करने वाला समझ जाता है कि आपको ये चीज आती है। इतना जरूर आपको याद होना चाहिए कि प्रतिचुंबकत्व यानी कि हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन इवन होंगे, सम होंगे। अगर 14 होंगे, 16 होंगे, 18 होंगे, ताकि उनके जोड़े बन जाएं और एक जोड़े के दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को, डायपोल मूवमेंट को, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को निरस्त करते जाएं, चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करते जाएं। फिर उस कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो घूम क्या पाएगा, कुछ नहीं। और जब घूम कुछ नहीं पाएगा तो वो धारा लूप नहीं बन पाएगा, यानी कि वो छोटा चुंबक नहीं बनेगा। इसका मतलब वो कभी भी किसी चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। तो अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बेटा, सम होती है। इतना लिख पाओगे? क्या लिखोगे? प्रतिचुंबकत्व का गुण
प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणुीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, जिससे वे एक दूसरे के विपरीत चक्रण करने वाले युग्म बन जाते हैं और जोड़े का एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जोड़े के दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, जिससे उस संपूर्ण परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये कभी भी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इनका नाम रखा गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखो कितना कमाल का सोचा गया कि आखिर ऐसे पदार्थ आकर्षित क्यों नहीं होते, क्योंकि ये कभी आकर्षण का गुण उनमें बचा ही नहीं बेटा, कभी आकर्षित हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन ये इस दिशा में चक्रण कर रहा होगा और ये इस दिशा में चक्रण कर रहा होगा, तो इसका डाइपोल मूवमेंट इसका डाइपोल मूवमेंट दोनों एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो क्या लिखोगे, प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बेटा, विषम होती है, और जिससे हर एक कक्षा के दो दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म बन जाते हैं। और युग्म के इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे, युग्म के इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, जिससे उस कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रह जाता। उस संपूर्ण परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ऐसे परमाणुओं को उठाकर जो बनाए गए पदार्थ होते हैं उन्हें नाम दिया गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बनेगा। अनुचुंबकत्व में सम और इसमें क्या होती है, विषम होती है बनेगा। फिर आप कहोगे लोह चुंबकत्व में क्या होगा, लोह चुंबकत्व में भी कमाल की चीज होगी बेटा, तो देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या देखो बेटा लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लोह चुंबकीय पदार्थ। अच्छे से देखना बेटा, लोह चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। आप कहोगे सम तो अनुचुंबकीय में बोली थी, इसमें कैसे सम, बेटा इसमें भी होती है। प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये शीघ्रता से प्रबल चुंबकत्व धारण कर लेते हैं और इनका अनुचुंबकत्व और इनमें अनुचुंबकत्व पदार्थ की भांति प्रत्येक परमाणु का अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है और वह लघु चुंबक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ में परमाणुओं में कुछ जटिल अन्योन्य क्रियाएं होने के कारण परमाणुीय चुंबकों के कुछ समूह बन जाते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं, और इन परमाणुीय चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाता है। इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण एकाएक बढ़ जाता है और ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अनुचुंबकत्व को समझें। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या हुआ था, और यहां बात करते हैं किसकी, लोह चुंबकीय, ये ठीक है ना। देखना अच्छे से, इसमें और इसमें फर्क क्या होता है बेटा। इसकी भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन थे, आप जानते हैं। चलो ये न्यूक्लियस हो गया, अंदर ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसमें देखिए ज्यादा छोटा हो गया क्या, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलो अभी ठीक, देखिए बेटा यहां पर आप समझ रहे थे कि जितने इलेक्ट्रॉन है सर एक शेष बच जाता है अंत में। आपने खुद कहा था कि एक शेष बच जाता है, जैसे 5 थे तो 5 में से 4 एक ने दूसरे को, एक ने दूसरे को, तो एक तो बच गया बेटा, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। ठीक, ये शेष बचे 3।
सेम इसमें भी शेष बचेंगे, यानी कि इनकी बाह्य कक्षा में तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो ये जल्दी से चुंबकत्व धारण कर लेते हैं। कहने का मतलब ये भी चुंबक बन जाते हैं। देखो ये चुंबक के पास जैसे इसको सटा के रखा तो ये भी एक चुंबक बन गया। अब इसमें कील को चिपकाओगे इस लोहे के पदार्थ, ये लोहे की रॉड है, ये चुंबक है। इस चुंबक को इसके पास इस लोहे की रॉड को ले गए, इस लोहे के आयरन रॉड को, ये चिपक गई, हम कह रहे हैं ये चुंबक बन गई। ये रेड कलर की जो लोहे की रॉड है ये क्या बन गई, चुंबक बन गई। अब इसमें कील को चिपकाओ तो ये तुरंत चिपक जाएगी। इसका मतलब ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जल्दी से चुंबकत्व धारण कर लेते हैं। और इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, सम होती है बेटा, जिससे इनकी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रभाव को यानी कि जो युग्म बना लेते हैं और युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेष बच जाता है, हर एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इसका शेष बच गया हो सकता है उसका मोशन ऐसा हो, जो ये बच गया इसका मोशन ऐसा हो, फिर जो एक और बच गया उसका मोशन ऐसा हो। इसका मतलब ये संरेखित नहीं होते, ये डोमेन नहीं बनाते, ऐसे डोमेन नहीं बनाते जो एक ही दिशा में संरेखित हो। कुछ इधर मोशन करते, कुछ इधर करते, जो बच जाते हैं उन सबके मोशन सबके एक ही दिशा में नहीं होते हैं। जो स्पिन मोशन होता है वो सबका एक ही दिशा में नहीं होता। लेकिन जो लोहे चुंबकीय पदार्थ में इसलिए प्रबल हो जाता है ये, क्योंकि जो बच गए इन सभी बचे हुए का सबका बिल्कुल एक ही दिशा में क्या होता है, स्पिन मोशन होता है, जिससे इनमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में आ जाता है। जैसे इसका स्पिन मोशन इधर की तरफ है और इसका स्पिन मोशन इधर है और इसका स्पिन मोशन इधर है। बात समझ आ रही कि नहीं, ये इधर है ये इधर है, ये दोनों सेम है लेकिन इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा, सभी का जो स्पिन मोशन होगा वो एक ही दिशा में होगा, यानी कि ये किसी एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जबकि ये निश्चित दिशा में संरेखित नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये अनुचुंबकीय बने, इनमें चुंबकत्व का गुण कम मात्रा में आया और इनमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा मात्रा में आया। तो लिखेंगे लोह चुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बेटा, सम होती है, और इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर अनुचुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेते हैं, चुंबकत्व का गुण प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे ध्यान रखिएगा इसमें भी अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कक्षा में वो कैसी होती है बेटा, विषम होती है, जिससे यहाँ पर हर एक कक्षा में एक चुंबक क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। इनमें भी सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, विषम, जिससे यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के पेयर युग्म बन जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, युग्म का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है। फिर भी हर एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। और बचे हुए सभी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय चक्रण गति एक निश्चित दिशा में होती है, जिससे इनमें अनुचुंबकत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है और इसके सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डोमेन कहते हैं। तो आपको याद रखना। और ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बनेगा, देखो इसमें एक बचा है, इसमें एक बचा ही। अपनी कक्षा में घूमेंगे धारा लूप तो ये भी बनाएगा, ये भी तीनों बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। लेकिन इस धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, इस धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, इस धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण सबका एक निश्चित दिशा में नहीं होगा, जबकि इनके सभी के जो बच गए हैं वो एक निश्चित दिशा में घूम रहे हैं। ये भी ऐसे घूम रहा है, ये वाला भी ऐसे घूम रहा है, ये वाला भी ऐसे घूम रहा है, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाता है और ये ज्यादा प्रबल चुंबक बन जाते हैं। तो इसका नाम रखा गया लोह चुंबकीय पदार्थ। बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल और ये इतना समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले क्या बोल रहे हैं हम, पहले क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन आएगा अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखो। तो ये वाला अंतर नहीं आएगा, वहां पर सामान्य अंतर लिखना है। वो क्वेश्चन आएगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर काय के आधार पर लिखना है, परमाणुीय मॉडल के आधार पर। एटॉमिक जो इसका एटॉमिक मॉडल है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर अगर लिखने आए तो ये तीनों लिखिएगा, अलग अलग बना के डिटेल में लिखिएगा। और अगर ये नहीं आता है बेटा, वहां लिखा नहीं आता है कि आप परमाणुीय मॉडल के आधार पर अंतर, तो सामान्य अंतर जिसकी आपको पीडीएफ भेज रहे हैं, आपको 5-6 अंतर दिए हुए हैं बढ़िया। यहाँ अनुचुंबकीय का कॉलम, प्रतिचुंबकीय का और लोह चुंबकीय का। तो आप एक बार लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा बेटा, आपको याद कर लेना है आज ही, किसमें अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। यहाँ तक कि आपको पीडीएफ हम सेंड कर रहे हैं, आप अंतर तक कर लेना। अगला क्वेश्चन रहेगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण लिखिए, ठीक है ना।
कल बेटा अगला आपको एक डेरिवेशन करना है जायरो चुंबकीय क्षेत्र का, और कल से आपका पार्थिव चुंबकत्व का आधा पार्ट हो जाएगा। बेटा अभी 2 दिन लग जाएंगे, कल की क्लास और परसों की क्लास, ठीक है, परसों फिनिश हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।